तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले, कंसीडर एटम एज हार्ड स्फीयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एन निकालना है मेरे को, एन क्या ले जेड क्या ले। एंड पैकिंग फ्रैक्शन ए पी एफ सिंपल क्यूबिक के लिए, पीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्यूबिक के लिए 1 आता है मेरा, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना हो तो लिख दे वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ए पी एफ सी लिखूँगा मैं यहाँ पे। ए पी एफ सी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है मेरा, टोटल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उनकी और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। टोटल वॉल्यूम है यहाँ पे n इंटू में एक की वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल इज़ v। तो वही पुट किया यहाँ पे, मेरे को π/6 मिलता है सिंपल क्यूबिक के लिए, विच ट्रांसलेट इंटू 52.36%। देन बीसीसी के लिए मेरे को यहाँ पे 2n की वैल्यू मिलती है। एंड जो एवरेज जो मेरा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो आता है मेरे को √3/8 पाई। 3/8 r ये मेरा सॉलिड स्फीयर का सेंटर मास था, ठीक है। होलोस्फीयर क्या था, होलोस्फीयर का कहीं r/2r/3 में भी, बट याद करना पड़ेगा, होलोस्फीयर का याद नहीं मेरे को। फिर एफसीसी स्ट्रक्चर में देखता हूँ, एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने n आ गए, 4। 4 इंटू में एक की वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई a³। ए का रिलेशन इसके लिए लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा मैं, 1 2 3 और 1 4। तो 4r इज इक्वल टू √2a, यहाँ से मेरे को निकालना है। π/3 √2 आता है। ये सेम पैकिंग फ्रैक्शन मेरे को एचसीपी में मिलता है, दोनों में 74% आता है और ये दोनों ही जो है मेरे हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन है। इसके लिए एक थ्योरम भी आती है, वो पिछले वाले पेपर में थी, उसमें देख लियो, ठीक है। जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो बढ़ती रहती है जैसे हम उसे जाते हैं। अगर पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा क्रिस्टल है वो फेज चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ी तो पहले एससी था, फिर बीसीसी हो गया, फिर ये अपना एफसीसी बन गया, ठीक है। जो मेरा सिंपल क्यूबिक है ये बहुत रेयर केस है, सिर्फ पोलोनियम के पास ही होता है सिंपल क्यूबिक, अदरवाइज नहीं होता। जो पैकिंग फ्रैक्शन आई है मेरी APF जो आया है ये इंडिपेंडेंट है लेटिस पैरामीटर के, बिकॉज ए तो कट ही जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है इसका, जो हायर जिनकी हायर पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो ज़्यादा डक्टाइल होती है, जिनकी हायर पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो ज़्यादा डेंसिटी वाले होते हैं, तो इसका यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो एवरेज पैकिंग फ्रैक्शन है वो मेरे को बताती है कि यहाँ पे मीन फ्री पाथ कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कनेक्टिंग वो कैसे बिहेव करेंगी। लिमिटेशन अपनी वही है कि तुमने रिजिड कैसे मान लिया यार, एक इलेक्ट्रॉन या फिर जो पार्ट एटम होता है वो रिजिड स्फीयर थोड़ी होता है। फिर जो है तुमने टेम्परेचर इफेक्ट को इग्नोर कर दिया यार, जब मैं थर्मल वाइब्रेशन बढ़ाऊंगा मेरा 0 पॉइंट एनर्जी भी होगी, तो उसको कैसे डिक्रीज तुमने हटा दिया। नोट ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट, जो रियल क्रिस्टल होता है उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तुमने आइडियल क्रिस्टल कैसे मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन था मेरा, एटॉमिक APF का था ना, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का। इसमें मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का, वैसे कुछ रहने देते हैं इसको, कुछ भी लिखने का, ठीक है। फिर आगे लुईस इक्वेशन, तो obtain Lewis equation for X-ray diffraction by crystals, show that these are consistent with Bragg's law। बहुत इजी कुछ सवाल था। तो सबसे पहले अपन ने ये डायग्राम बनाया कि जो ये K आया है ये इंसिडेंट आया है, यहाँ पे मेरा एक लेटिस पॉइंट है, ये इससे टकराएगा फिर स्कैटर हो जाएगा, ये उसका इनिशियल डायरेक्शन है। इनके बीच में अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये जो है इलास्टिक स्कैटरिंग होती है ब्रैग्स एंगल में। अगर इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी तो ये ब्रैग्स एंगल नहीं, ब्रैग्स वाला नहीं रहेगा, ये क्रोनी पैनिंग बन जाएगा मे बी, या फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ से मेरे को अब एक वेक्टर जो मेरे को मिलेगा ट्रांसलेशन वेक्टर, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे क्या होगा, जो KF है ये मेरे को इवाल्ड स्फीयर का क्रिएशन करके देगा। जो इवाल्ड स्फीयर का क्रिएशन है वहाँ से मैं अपना जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर उसको डिफाइन करूँगा G वेक्टर। तो KI प्लस में G, बिकॉज ये यहाँ पे इसका रिजल्टेंट ये है, तो KI प्लस G इज इक्वल टू KF स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। KI स्क्वायर KF का स्क्वायर जो हमने मोड लिया वो आइडेंटिकल है, बिकॉज इलास्टिक स्कैटरिंग हुआ था यहाँ पे। तो 2K.G प्लस G का स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ आई नो G.D इक्वल टू 2n पाई, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस T टू द पावर आयोटा। G.D इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने इसको निकाला, G.D इज इक्वल टू 2n पाई, K इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, G इज इक्वल टू 2n पाई बाई T। आई पुट द वैल्यूज एंड हेयर जो थीटा है मेरा cos 90 प्लस थीटा का, क्योंकि ये मेरा अगर G है और ये मेरा KI है तो दिस इज 90 एंड दिस विल बी थीटा। सो cos 90 प्लस थीटा अल्टीमेटली मेरे को 2D sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, जो कि ब्रैग्स लॉ है, ठीक है। अब इसमें ये बकवास करने की जरूरत नहीं। इसने क्या करा, इसने पहले डायरेक्ट लैटिस में उसको K को लिखा है, फिर उसको चेंज करके ये उसमें लेके आया है, जो कि बहुत ही बेकार वो है, मतलब अपन सीधा कर लेंगे यहाँ से लो इससे, बट ठीक है एक बार देख सकता हूँ। पेपर में 15 नंबर की डिस्कशन थी, बट आई गेस तो इतना ही होगा, इतना ही कर देंगे। फिर यूनिफाइड फ्रेमवर्क कनेक्ट, अच्छा ये एडवांटेज क्या है इसके मेथड के, लुई मेथड के। लुई मेथड का एडवांटेज है कि इट कनेक्ट द रियल स्पेस क्रिस्टलोग्राफी टू रेसिप्रोकल स्पेस में, बिकॉज यहाँ पे जो मेरे पैरामीटर्स हैं D जो है मेरा वो रियल स्पेस का है, और जो मेरा ब्रैग्स लॉ निकल के आया है वो मैंने रेसिप्रोकल लैटिस में फाइंड आउट करा है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ये हम देख चुके हैं। जो रेसिप्रोकल लैटिस की मेरी थी ना, वही यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस कहाँ पे यूज़ होता है, रिएक्टर में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे जब भी एक्सरे का डिफ्रैक्शन का लिख रहा हूँ मैं, तो एक पॉइंट आएगा काइनेमेटिक अप्रोक्सीमेशन का। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये ब्रैग्स लॉ है, ये मल्टीपल स्कैटरिंग इफेक्ट को इग्नोर कर देता है। ये सोचता है कि यार एक लैटिस पॉइंट से सिर्फ एक ही स्कैटरिंग होगी, ठीक है, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है कि जो एक्सरे स्कैटरिंग होती है, वहाँ से मेरे को सिर्फ और सिर्फ उसकी डिफ्रैक्शन की डायरेक्शन पता लगती है, मेरे को प्लेन्स पता लगते हैं, मेरे को उसकी इंटेंसिटी पता नहीं लगती, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए मेरे को स्ट्रक्चरल फॉर्म फैक्टर चाहिएगा। फिर पीरियोडिसिटी असम्पशन, मैं ये मानता हूँ कि जो ये है मेरा, ये पीरियोडिक है, जबकि ऐसा नहीं होता, इनफाइनाइट कोई भी क्रिस्टल नहीं हो सकता। देन अगर कोई एक्सरे के ऊपर प्रोजेक्ट है तो वो एक्सपोसाइट है अपना, उसी के अंदर सब पेल दियो, ठीक है। एक्सपोसाइट के एक कोई भी एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला पा देख लियो, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वहाँ से मेरे को मिल जाएगा। 13th क्वेश्चन, डिराइव ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे, कंपेयर लुईस एंड डिबाय-शेरर मेथड फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। 2018 का सवाल। तो हमने ब्रैग्स लॉ निकालना है, ज़रूरी नहीं है लोई से निकाले, अपन ब्रैग्स लॉ नॉर्मल निकाल के दिखा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर निकाल लिया लोई से, अगर लोई से आएगा तो वही कर दूंगा मैं। तो ये मैंने दो प्लेन ले लिए जिनके बीच का डिस्टेंस d है, और एक ये आया और एक ये आया, दो रेज आ गई। अब मेरे को यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिखना है। पाथ डिफरेंस इज बेसिकली नथिंग बट इसको परपेंडिकुलर, जो ये वाला पाथ है ये मेरा पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा थीटा ये ग्लांसिंग एंगल है, और जो मेरा फाई है ये मेरा इंसिडेंस एंगल का हाफ है, बिकॉज ये इंसिडेंस एंगल होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं ग्लांसिंग एंगल थीटा लिखा, इस ग्लांसिंग एंगल से यहाँ पे ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा। सो अब मैं यहाँ से साइन थीटा लिख दूंगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज S1/d, सो आई विल गेट S1 इज इक्वल टू d साइन थीटा। जो टोटल S होगा वो मेरा S1 प्लस S2 होगा, विच इज नथिंग बट 2d साइन थीटा। अब 2d साइन थीटा आ गया, ये मेरा क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस इज 2d साइन थीटा। अब ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कब मिलेगी, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो पाथ डिफरेंस है वो मेरा n लैम्डा के इक्वल होगा, तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये मेरा ब्रैग्स कंडीशन आ गया। अब यूजुअली क्या होता है कि थीटा हमको डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हम इंसिडेंट एंगल को ही मेजर करते हैं। तो जो मेरा ग्लांसिंग एंगल है वो पाई माइनस 5/2 होता है, बिकॉज ये ऑब्वियसली कंडीशन लग जाती है यहाँ पे, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट है मेरा कंपैरिजन ऑफ लोए एंड डिबाय-शेरर मेथड। तो लोए इज़ समथिंग जो कि परफेक्शनिस्ट है, ठीक है। डिबाय-शेरर इज़ जो कि काम चलाओ पाउडर मेथड है, कि हाँ पाउडर सूंघ लो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो लोए है हाइसेनबर्ग, तो इसको चाहिए प्रॉपर फिक्स ओरिएंटेशन में एक सिंगल क्रिस्टल, जबकि डिबाय-शेरर क्या है कि कुछ भी यूज़ कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पाउडर ही दे दो, तुम मेरे को पॉलीक्रिस्टलाइन पाउडर दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब जो लुई मेथड है वो इसको बहुत रिफाइन करता है, तो ये पॉलीक्रोमैटिक एक्सरेज यूज़ करता है, जबकि जो पाउडर मेथड है वो तो बहुत गिरा हुआ है, तो वो तो सिर्फ मोनोक्रोमैटिक एक्सरे के लिए यूज़ कर पाऊँगा मैं। देन रेडिएशन जो है वो यूज़ कर ली मैंने। ज्योमेट्री इसके अंदर ट्रांसमिशन सिर्फ स्टेशनरी क्रिस्टल से ही होता है, सिंगल क्रिस्टल से जो होगा ट्रांसमिशन होगा, बैक रिफ्लेक्शन होगा, जबकि जो डिबाय-शेरर मेथड है उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बस जो है पाउडर पड़ा होता है, पाउडर के अराउंड सिलेंड्रिकल फ्रेम लगा देते हैं, और वहाँ से जो होता रहता है, वहाँ से डिटेक्टर घूमता रहेगा उसके पाउडर के अराउंड, और वो उसको डिटेक्ट करता रहेगा अपनी फिल्म के ऊपर। जो लोहे होता है वो एकदम बिल्कुल स्पॉट देगा तुमको, यानी कि एक डॉट की तरह देगा, जबकि जो डिबाय-शेरर है वो इतना प्रिसाइज नहीं, तो वो रिंग बना के दे देगा। पर्पस क्या है, अब जो इसका पर्पस है वो सिमिट्री इस्टेब्लिश करना, क्रिस्टल ओरिएंटेशन रखना, जबकि जो डिबाय-शेरर है उसका है कि भाई फेज बता दो कौन सा है, मेरे को और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेटेस्ट पैरामीटर बता दो बस, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन में नहीं जाना मेरे को। मेरिट क्या है इसकी, ये जो है फास्ट है ओरिएंटेशन निकालने के लिए, ठीक है, और जो है ये सिमिट्रीज पता कर सकता है। ये क्या है, ये गुड है मल्टी फेज एनालिसिस के लिए, मतलब क्योंकि ये एक सस्ता है, एवरेज प्रोडक्ट है, तो ये बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो यही इसकी लिमिटेशन हो जाएगी लोहे की, कि जो है ये सिंगल क्रिस्टल तो ठीक है, बट जब भी इसको कॉम्प्लेक्स इंडेक्सिंग करूँगा मैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा इंडेक्सिंग करना, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा क्या है कि लिमिटेड क्वांटिटेटिव रिफाइनमेंट होती है इसमें। फिर पीक ओवरलैप करती है इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिमिटेड टू एवरेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे, फॉर अ फिक्स लैम्डा लार्ज डी स्पेसिंग प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन एट स्मॉलर एंगल, फॉर अ शॉर्टर वेवलेंथ वी विल प्रोड्यूस द डिफ्रैक्शन एट द स्मॉलर एंगल, ठीक है। नाउ एडवांटेज क्या होंगे इसमें, एडवांटेज जो डिबाय-शेरर का वो फेस के निकालने के लिए, जो स्ट्रक्चरल सिमेट्री के लिए वहाँ पे लोई मेथड आएगा बेसिकली। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन ये है कि जो लोई मेथड है वो सिंगल क्रिस्टल पे काम करता है, मल्टीपल क्रिस्टल पे काम नहीं करता। जो डिबाय-शेरर मेथड है वो जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं कर पाता, वो एक जेनरिक एवरेज वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। एप्लीकेशन एक्सपोसेट ब्रैग डिफ्रैक्शन प्रॉब्लम, अगर एक एक्सरे बीम है जिसका लैम्डा 1 जिसका एक वेवलेंथ है लैम्डा 1, फर्स्ट ऑर्डर से गया
30 डिग्री पे, फिर दूसरी लैम्डा 2 दे दिया, थर्ड ऑर्डर से गया 60 डिग्री पे। सेम सेट ऑफ प्लेन था तो इनका डी सेम हो जाएगा, बस यही पॉइंट है। डिवाइड कर देगा, लैम्डा के बीच में रिलेशन आ जाएगा। बस ब्रैग्स लॉ क्या होता है, ब्रैग्स लॉ से मैं अनडिटरमाइंड वेवलेंथ भी निकाल सकता हूँ। एक एप्लीकेशन और आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी, स्ट्रक्चर फैक्टर, यानी कि ब्रैग्स लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे सकता है तुमको, ठीक है, कोई भी इंटेंसिटी की वो नहीं देता मेरे को इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या है, पीक ओवरलैप कर जाती है। जब भी हम हायर एन की वैल्यूज़ के लिए जाएंगे तो वहाँ पे पीक ओवरलैप कर जाएगी, बिकॉज वहाँ पे साइन थीटा इतना ऑपरेट नहीं कर पाएगा। एक्सपोसाइट इज द एप्लीकेशन। डिटरमाइनेशन ऑफ, ठीक है, यूजिंग एक्स रे डिफ्रैक्शन, सबसे बढ़िया मेथड होता है वोगैड्रो नंबर निकालने का, एक्स रे डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक वेवलेंथ है मेरे पास फ्रॉम ए कॉपर टारगेट, एक वेवलेंथ मिल गई मेरे को। द रेडिएशन व्हेन डिफ्रैक्टेड फ्रॉम दिस, एक प्लेन मिल गया, डी का वैल्यू आ गया यहाँ से मेरे को। एफसीसी स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 1 प्लेन अलाउड भी हो जाएगा, और क्योंकि एफसीसी है तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी हो जाएगा। तो डी जो है मेरा a/√3 डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। फिर कोरस्पॉन्ड टू ए ब्रैग्स एंगल थीटा दे दिया मेरे को, 2d साइन थीटा भी दे दिया, और मेरे को तो यार लैम्डा भी दे दिया। ये तो बड़े सही लोग हैं, इन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं। फिर आगे अगर जो डेंसिटी है मेरी, अच्छा सॉरी, डी तो मैंने निकाला है, डी इज इक्वल टू a/√3, ए नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डी की जगह पे ए रखूँगा और ए निकालूंगा इस फॉर्मूला से। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज़ इतना डेंसिटी और वेट इतना है, फाइंड द वोगैड्रो नंबर। हाँ तो चाहिएगा ना यहाँ पे। डेंसिटी जो होती है मेरा मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। मास जो है मेरे को दे रखा है 28 kg किलो पर मोल, तो मास किलो पर मोल इंटू में जो मेरे को z लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक का मास लिखूंगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा, कितने यूनिट सेल है, यूनिट सेल में कितने एटम्स है, डिवाइड बाई वॉल्यूम a3। अब a यहाँ से निकालता, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। एफसीसी बोला है भाई ने, तो z की वैल्यू मेरी 4 हो गई, ठीक है। Na मेरे को निकालना है। डेंसिटी भाई ने दे रखी है kg पर मीटर क्यूब में। मास मेरे को दे रखा है kg पर किलो मोल में, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा 10 की पावर 3 एक्स्ट्रा मिलेगी। और n यार n ने तेरे को पता नहीं है क्या होता है, 6.023 × 10 की पावर 23। एंड में मार के या कैलकुलेशन सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे प्रिसाइज मेथड है n निकालने का, एक्स रे डिफ्रैक्शन। अगर इससे भी गलत आएगा तो फिर ये कुछ नहीं करने वाले ज़िंदगी में, ठीक है। n ने, अरे भाई कुछ नहीं करने वाले ज़िंदगी में। n ने जो आया वो आया तेरा 7.33 × 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। डिस्क्रिपेंसी क्यों आई देख लेते एक बारी। बिकॉज गिवन वेवलेंथ इज स्लाइटली ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल वेवलेंथ, समझ गया। इन्होंने जानबूझ के दिया, अगर ये सही वेवलेंथ देते तो तू सीधा 6.023 लिख देता, बट क्योंकि ये इन्होंने सही वेवलेंथ नहीं दी है तो यहाँ पे इसलिए गड़बड़ आई है। तो ये अब तेरे से भी समझदार है तो तू कैलकुलेटर यूज़ कर लियो। आगे लिमिटेशंस, लिमिटेशन में क्या है कि ये परफेक्ट क्रिस्टल मांगते हैं, ठीक है, वो नहीं मिलने वाला कहीं पे भी। सरफेस इफेक्ट इग्नोर कर देते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट इग्नोर कर देते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं। एक्सपोसाइट इज द एप्लीकेशन। अब आगे 16th क्वेश्चन, वी हैव टू डिराइव द कंडीशन डिफ्रैक्शन, डिराइव डिफ्रैक्शन कंडीशन यूजिंग रेसिप्रोकल लैटिस कंसेप्ट। व्हाट आर दिस कंडीशन नोन एज, लुई कंडीशन बोलते हैं इनको, ब्रैग्स कंडीशन बोलते हैं इनको, ठीक है। डिफ्रैक्शन कंडीशन सबसे पहले निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ओके, अब यहाँ से मैं प्रॉपरली लुई क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, ये बढ़िया, इसको याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। मेरा एक क्रिस्टल होता है, वो होता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। क्रिस्टल में सारे के सारे प्रॉपर्टीज वो पीरियोडिक होती हैं। अगर वो पीरियोडिक होते हैं तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि जब मैं इसको एक यूनिफॉर्म आर ट्रांसलेशन वेक्टर से इंक्रीज करूँ तो मेरे को सेम मिलेगा, ठीक है। आर इज एनी लेटेस्ट वेक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पीरियोडिक है तो इसको मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। बिकॉज फोरियर सीरीज़ में एक फंक्शन को फोरियर सीरीज में ब्रेक करने के लिए पहला उसका क्या है, कंडीशन क्या होता है कि वो मेरे को पीरियोडिक चाहिए। तो ये पीरियोडिक का डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको मैंने रो जी ई का वैल्यू आयटा जी डॉट आर करके लिख दिया, ठीक है। जी यहाँ पे मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, बट क्योंकि फोरियर स्पेस में ही मेरा रेसिप्रोकल होता है तो मैं इसको जी यहीं पे डिफाइन कर सकता हूँ कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर यूज़ किया है मैंने। ई का वैल्यू आयटा जी डॉट आर, जी डॉट आर, जी डॉट आर याद रखी हो जाएगा, क्योंकि ये अपन जब वो लिखते हैं ना कंडीशन 2πi, वो इधर से आती है कि इसका जो सम है टोटली 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ई का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। ये फैक्टर मेरा 1 हो जाता है वहाँ पे। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालूंगा। एम्पलीट्यूड कैसे होगा, एम्पलीट्यूड होगा कि मैं इसको जो मेरे को रो आर है, जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म से मोमेंटम स्पेस में। तो मोमेंटम स्पेस में करूँगा तो क्या होगा, ये तो आर का फंक्शन, मोमेंटम स्पेस में करने के लिए ई का वैल्यू माइनस में आयोटा के डॉट आर होगा। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्पेस से अपोजिट स्पेस में जा रहा हूँ, फोरियर नहीं, मतलब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मोमेंटम स्पेस में जा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने उसको एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे मैं स्पेस चेंज नहीं कर रहा, बट सिर्फ एक्सपेंड किया, देख रहे हैं ना, आर के अंदर ही है, तो यहाँ पे मेरा प्लस रहेगा, करेक्ट। नाउ
तो यहाँ पे रो आर की वैल्यू जो एक्सपेंड करी है वो रख देगा, यहाँ से ई का वैल्यू आयोटा जी माइनस के डॉट आर मिल गया। अब जो ये वैल्यू है ये नॉन जीरो सिर्फ तभी हो सकती है जब जी और के सेम हो, अगर जी और के डिफरेंट होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। ये इसने बोला, लुई ने बोला, ठीक है। तो लुई कंडीशन क्या बोलती है कि जो जी और माइनस के इक्वल हो तो k इज इक्वल टू जी। वट इज के वैक्टर? के वैक्टर इज इक्वलेंटली नथिंग बट के माइनस अ के नोट, दिस इज माई के वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मिल जाता है कि जो कंडीशन मिली मेरे को ये मिली कि के इंसिडेंट प्लस जी इज इक्वल टू के फाइनल। इसको अब मैं वेक्टर फॉर्म में दिखा सकता हूँ कि ये गया, ये गया, ये थीटा आ गया, यहाँ से जी लिख दिया और यहाँ से भी लिख दूंगा मैं। फिर अब इसका स्क्वायर मार दूंगा, स्क्वायर करके ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करके अपना 2d sin थीटा ब्रैकेट्स लो मिल जाएगा। इवॉल्व स्फीयर कंस्ट्रक्शन मेरे को आती है कि यहाँ पे पहले एक लैटिस पॉइंट लूँगा, वहाँ से मैं इंसिडेंट को मारूंगा, यहाँ से एक मेरा स्कैटर्ड निकलेगा। अब जो स्कैटर्ड का जो मॉडुलस होगा यहाँ से एक स्फीयर क्रिएट करूँगा। अब जो स्फीयर है जिस लैटिस पॉइंट को भी टच करेगा, जिस लैटिस पॉइंट को ये टच करेगा वहाँ से मेरा स्कैटरिंग पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और यही इवॉल्व स्फीयर का मतलब है, डिफ्रैक्शन होकर व्हेन दिस इवॉल्व स्फीयर पास थ्रू रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, ठीक है। ओके अगर लैम्डा चेंज करूँगा तो मेरा इवॉल्व स्फीयर का रेडियस ऊपर नीचे हो जाएगा, बिकॉज के इज़ नथिंग बट 2 पाई बाई लैम्डा। अगर लैम्डा इंक्रीज़ करूँगा तो इवॉल्व स्फीयर का कम हो जाएगा, अगर लैम्डा डिक्रीज़ करूँगा तो मेरा इवॉल्व स्फीयर का रेडियस इंक्रीज़ करेगा। फेयर। व्हाट इज़ लिमिटेशन है? लिमिटेशन इज काइनेमेटिक अप्रोक्सीमेशन। जब भी मैं लुई कंडीशन की बात करूँगा, ब्रैग कंडीशन की बात करूँगा, एक तो मेरा इंटेंसिटी आएगा कि ये बेचारे इंटेंसिटी नहीं देते मेरे को, दूसरा ये पीरियोडिसिटी पूरी मांगते हैं, पीरियोडिसिटी नहीं आने वाली मेरी, तीसरा काइनेटिक इन्फॉर्मेशन कि ये लोग जो है ज्यूम करते हैं कि सिंगल पार्टिकल ही स्कैटर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। सिंगल पार्टिकल स्कैटर बहुत रेयर होता है, वो मल्टीपल स्कैटरिंग होती है वहाँ पर जब भी होती है। एक्सपोसेट एप्लीकेशन है। नाउ वर्किंग फॉर सैम टैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं अलग से एक वीडियो में भी रिकॉर्ड करूँगा, क्वेश्चन नंबर 17, बट अभी के लिए देख लेते हैं, क्या पता अलग रिकॉर्ड ना भी करूँ मैं, ठीक है। तो जो सैम है मेरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM, और जो टैम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। एक सैम है और एक टैम है। तो यूज़ करता हूँ फोकस इलेक्ट्रॉन बीम को टू इमेज मटेरियल एट द हाई रेजोल्यूशन। वे पार्टिकल डुअलिटी का यूज़ करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, पता है मेरे को, पी को मैं √2m लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सैम स्कैन करता है फोकस इलेक्ट्रॉन बीम को अक्रॉस द सैम्पल सरफेस, और फिर वहाँ से वो सेकेंडरी और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को बिल्ड करता है। बिकॉज अगर कोई भी मेरा क्रिस्टल है, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन किया, ये उसके सरफेस पे ही स्कैन करेगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को एक सेकेंडरी मिलेगा, सेकेंडरी बेसिकली यहाँ से मिलेगा, और जो बैक स्कैटर्ड इस क्रिस्टल से स्कैटरिंग होकर बैक आएगा, ठीक है। जबकि जो टैम है इसमें ट्रांसमिशन है नाम में, तो ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉन को एक पतले से स्पेसिमिन से, ठीक है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो वहाँ पे इमेज बनाएगी। इन दोनों का एनालिसिस करके मेरे को क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है कि क्या है कैसा है, ठीक है। वो आगे देख लेते हैं। सैम कैसे काम करता है, इसका तो वैसे तो नोट्स के थ्रू ही बताना बेटर है, बट ठीक है एक बार देख ले फिर भी, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा बहुत बेसिकली। सैम में तूने एक इलेक्ट्रॉन गन ली जिसकी एनर्जी तेरी 30 kV यानी कि 10-15 ऐसा ही, मतलब 10 की रेंज में, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन्स निकले और उनको तूने एक मैग्नेटिक लेंस लिया, याद रखो यहाँ पे नॉर्मल लेंस नहीं, मैग्नेटिक लेंस है, यानी कि तू मैग्नेट का यूज़ कर रहा है बेसिकली उसको फोकस करने के लिए एक प्रोब के ऊपर। अब यहाँ पे लेंस इसलिए नहीं यूज़ होता क्योंकि 10 नैनोमीटर का लेंस कौन बना देगा, तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करूँगा मैं उसको फोकस करने के लिए 10 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। स्मॉल प्रोब क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हाई रेजोल्यूशन चाहिए। अगर मैं लार्ज प्रोब ले लूँगा तो वो रेजोल्यूशन हाई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो स्कैनिंग कोयल है डिफ्लेक्ट कर देगी मेरे बीम को। जो स्कैनिंग कोयल मेरा सैम के ऊपर स्कैनिंग कोयल लगी होती है बेसिकली, जो कि डिफ्लेक्ट करती है मेरी बीम को लाइन बाय लाइन, ठीक है, अक्रॉस द पूरे सरफेस के ऊपर। जो पूरा सरफेस है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी और पूरे सरफेस पे से मेरे को स्कैटर्ड लाइट्स मिलेंगी, ठीक है। कुछ बैक स्कैटर्ड होंगी, कुछ सेकेंडरी स्कैटरिंग होगी। तो जो स्कैन पैटर्न आएगा उससे मैं